हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट या आप कह सकते हैं जो इशू चल रहा है वेस्ट एशिया में, है ना, खासकर ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है और उसके बदले में जो ईरान, इसराइल और यूएसए के जो मिलिट्री बेसेस हैं इन द वेस्ट एशिया, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और मैंने कोशिश की है कि जो हमारे आज का इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है और कुछ और भी ऑनलाइन सोर्सेज से कंपाइल करके इस इशू को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये पूरा का पूरा इशू क्या है ना, और किस तरीके से यहाँ पर ये इशू हुआ है, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, वो सब आपको समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर वही है कि वेस्ट एशिया में जो ये वॉर चल रही है, थोड़ा सा ये लंबा सेशन हो सकता है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से समझें। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो जो वेस्ट एशिया में यहाँ पर वॉर चल रही है, यहाँ पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, ठीक है, आयतुल्लाह अल खमैनी, उनको यहाँ पर अमेरिका और इसराइल ने जो हमले किए हैं उसमें उनको मार गिराया है। और उसके बाद ईरान यहाँ पर रिटेलिएशन कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो 28 फरवरी को, यानी कि 2 दिन पहले ये जो हमला हुआ है, ये जो वॉर स्टार्ट हुई है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, क्यों ये वॉर हुई, इसके बारे में अगर हम लोग जानें तो सबसे पहली बात ये है कि अमेरिका और इसराइल का जो ये मिलिट्री असॉल्ट है ईरान के ऊपर, ठीक है, ये कोई वैक्यूम में इमर्ज नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात उन्होंने सोचा कि चलो हम आज मिलके ईरान के ऊपर हमला करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में, मतलब खासकर हम बात करें इसराइल और ईरान के बीच में, जो हॉस्टिलिटी है, जो हॉस्टाइल सिचुएशंस हैं, वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं। हॉस्टाइल सिचुएशंस का मतलब है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में काफ़ी तनातनी, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है ना, इनके बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो डिप्लोमेटिक बातचीत है, वो कई बार टूटी है। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर्स भी हुई है और एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया है बाय वॉशिंगटन, यानी कि अमेरिका और तेल अवीव के द्वारा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि तेल अवीव जो है वो इसराइल की कैपिटल नहीं है। ठीक है, 1948-49 के समय में कुछ समय के लिए इसराइल की ये कैपिटल रही थी। ठीक है, बट इसराइल जो है वो अपनी कैपिटल आज बताता है कि जेरूसलम है। बट फिर भी कई सारे देश, इंक्लूडिंग आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस, तेल अवीव को उसकी, सॉरी, जेरूसलम को उसकी कैपिटल नहीं मानता है। और ज़्यादातर देशों की जो एम्बेसीज वगैरह भी हैं, वो भी तेल अवीव से ही ऑपरेट होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बताया गया है कि ये वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका और इसराइल का एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। और वो ये था कि वहाँ का जो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है उसको ऑल्टर किया जाए, परमानेंटली उसको बदला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें जो यूएस ईरान और इसराइल ईरान के जो एंटागोनिज्म है, एंटागोनिज्म का मतलब वही है कि जो इनका एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हॉस्टाइल रिलेशन रहा है ना, उसके रूट्स में हमें जाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, देखो, तो बेसिकली 1979 को जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन था ईरान में, वो सिर्फ चेंज ऑफ गवर्नमेंट के लिए नहीं था। ठीक है, इट वाज अ रेडिकल आइडियोलॉजिकल रप्चर विद द वेस्ट। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ इनका ये एक, आप कह सकते हैं, आइडियोलॉजिकल, मतलब रप्चर था। आइडियोलॉजिकल मतलब कि इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी विचारधारा है, उसकी ये लड़ाई थी। 1979 से पहले ईरान अंडर द शाह वाज वन ऑफ वाशिंगटन क्लोजेस्ट अलाई इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट है जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, उसमें ईरान जो है वो एक बहुत नज़दीकी मित्र हुआ करता था अमेरिका का, 1979 के इस रिवॉल्यूशन से पहले। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है, वो आज भी है, लेकिन ईरान भी पहले हुआ करता था। अब लेकिन जब ये रिवॉल्यूशन या ये क्रांति वहाँ पर आई, तो उसके बाद वहाँ के जो लीडर बने वो बने आयतुल्ला रूहल्ला खुमैनी। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि यूएस जो है, यूएस को उन्होंने ग्रेट सैटन करार दिया। ग्रेट सैटन का मतलब है ग्रेट डेविल, कि मतलब जो भी यहाँ पर सारी चीज़ें खराब हो रही है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, ऐसा उनका कहना था। और इसराइल को उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो एक इलेजिटिमेट स्टेट है। ठीक है, इस पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान जो है, ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी जो है तेहरान में, उसको सीज कर लिया और 444 दिन तक लगभग 52 अमेरिकन को बंदी या होस्टेज बना के रखा। और उसके बाद से जो है अमेरिका और ईरान के बीच का जो संबंध है वो खराब हुआ और फिर कभी भी वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है,
इस रिवॉल्यूशन से 1980 में एक ऑयल शॉक की स्थिति भी बनी। ठीक है, इससे ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इससे जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स हैं उनको भी वो भी रीशेप हुई। ठीक है, ईरान जो है वो चाहती थी कि अपनी जो रिवॉल्यूशनरी इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो उसको एक्सपोर्ट करे अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में वो अपनी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको फैलाना चाहती थी। ठीक है, विच अलार्म्ड नॉट ओनली वाशिंगटन एंड तेल अवीव बट ऑल्सो कंजर्वेटिव अरब रूलर्स। तो मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि सिर्फ अमेरिका और इसराइल ही जो है चिंतित नहीं हुए, बल्कि कई सारे और अरब कंट्रीज के जो रूलर्स थे वो भी इससे चिंतित नजर आए। ठीक है, जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसने जो पैलेस्टीनियन कॉज है, ठीक है, देन दी अरब स्टेट्स से के कंपैरिजन में उसने पैलेस्टीनियन कॉज को ज़्यादा जो है वो चैंपियन किया है, फेवर किया है। और वो इसराइल और यूएस का एक रेडिकल चैलेंजर जो है वो हमेशा रहा है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली थोड़ा सा पास्ट की बात हो गई कि बेसिकली कैसे इनके बीच में रिश्ते पहले हुआ करते थे, फिर वो कैसे ख़राब हुए। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जो अमेरिका का एक सबसे बड़ा ऑब्सेशन है। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो जो इसके वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स रहे हैं, ठीक है, उनका मुख्य फ्लैश पॉइंट यही रहा है पिछले 2 दशकों से, खासकर अमेरिका के साथ जो रिश्ते रहे हैं उनको लेकर। ठीक है, इसराइल और अमेरिका जो है वो कॉन्स्टेंटली इस बात को लेकर आर्ग्यू करते रहे हैं कि न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान, यानी कि ईरान जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है और वो उस पूरे के पूरे रीजन को जो है वो डिस्टेबलाइज कर सकता है। 2015 में एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि जीसीपीओए जो है वो साइन किया गया था ईरान और P5+1 के बीच में। P5 मतलब यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चाइना। ठीक है, इनके बीच में एक P5+1 के बीच में JCPOA साइन किया गया था 2015 में। और उसमें यह था कि जो ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाई जाएंगी इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शंस रिलीफ। ठीक है, कि मतलब ईरान जो है वो अपनी अगर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है, तो उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसमें राहत दी जा सकती है। ठीक है, और ईरान ने भी ये कमिट किया था कि वो कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं बनाएगा और जो न्यूक्लियर मटीरियल है उसको इकट्ठा या स्टॉक पाइल नहीं करेगा। ठीक है, अब लेकिन 2018 में यूएस में जब ट्रंप जो है पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उन्होंने अमेरिका को JCPOA से विड्रॉ कर लिया और ये कहा कि ये अब तक की सबसे खराब डील थी। ठीक है, अब इस डिसीजन के बाद फिर से ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए, है ना, और जो ये न्यूक्लियर एस्केलेशन की साइकिल है वो फिर से वहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है, ईरान ने धीमे धीमे क्या किया कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट था, मतलब JCPOA में लिमिट बताई गई थी कि कम जो है आपको न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करना है, लेकिन ईरान ने उसके बाद फिर 60% तक अपना यूरेनियम एनरिच कर लिया और वेपन ग्रेड होने के लिए 90% होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इससे बाद क्या हुआ कि जो सो कॉल्ड ब्रेकआउट टाइम था टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन वो कम हो गया। मतलब फिर ये लगने लगा कि अब ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है और ये इस तरीके का न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना सकता है। ठीक है, अब इसके बाद रिपीटेड राउंड्स ऑफ डिप्लोमेसी अंडर ओमानी मीडिएशन। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि ये जो अभी इनके बीच में एक बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह को लेकर, इसमें ओमान जो है वो मीडिएशन कर रहा था। ठीक है, तो कई सारे राउंड्स ऑफ डिप्लोमेसी जो है वो चलती है और 27 फरवरी 2026 को, यानी कि जब ये हमला हुआ उससे जस्ट एक दिन पहले, ओमान के विदेश मंत्री ने ये कहा था कि द डील वाज विद इन रीच। ठीक है, कि ये डील जो है वो हो सकती है और ईरान का जो कमिटमेंट है कि वो बॉम्ब नहीं बनाएगा, ये चीज़ें हो सकती हैं और इसके आधार पर ये डील जो है वो हो सकती है। लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद जो है ये स्ट्राइक हो गई। ठीक है, हालांकि यहाँ पर क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू करना है कि द टाइमिंग एक्सपोजेस द अटैक एज नॉट ट्रूली अबाउट प्रिवेंटिंग अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, कि मतलब उनका ये कहना है क्रिटिक्स का यहाँ पर, मतलब जो इस हमले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं अमेरिका की, इसराइल की, उनका ये कहना है कि ये जो हमला किया गया है ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन को प्रिवेंट करने के लिए नहीं था। ठीक है, क्योंकि ईरान जो है वो एक्टिवली नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन ये हमला जो है वो कुछ और फार एम्बिशंस हैं अमेरिका और इसराइल के, और वो क्या है, रिजीम चेंज। वो चाहते हैं कि ईरान में जो है वो सत्ता परिवर्तन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क की, द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहा भी है। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक के जो 45 साल हुए रहे हैं, है ना, उसमें अगर हम बात करें, ईरान ने एक सोफेस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सी फोर्सेस और एलाइड मिलिशियाज बनाया है इस रीजन में, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसमें लेबनान में जो एक्टिव है दैट इज़ हेजबुल्ला, है ना, गाजा में जो एक्टिव है दैट इज़ हमास, और यमन में जो एक्टिव है दैट इज़ हाउथीज,
और इराक में है मोर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और वेरियस मिलिशियाज इन सीरिया। इन सब का मिला के एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ईरान ने बनाया है। इस नेटवर्क का काम ये है कि अलाउड ईरान टू प्रोजेक्ट पावर फार बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, थ्रेटन इसराइल फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। ठीक है, कि इसराइल जैसे देश को मल्टीपल डायरेक्शन से थ्रेटन करना, उसको डराना, और एक डायरेक्ट यूएस या मिलिट्री इजरायली मिलिट्री अटैक को डिटर करना। ठीक है, मतलब उनको ये चीज़ करने से डराना कि हमारे पास भी इस तरीके की पावर्स हैं। ठीक है, बाय थ्रेटनिंग रिटेलिएशन थ्रू दीज प्रॉक्सीज। तो इन प्रॉक्सीज के थ्रू ईरान जो है वो बार बार रिटेलिएट करता रहा है। ठीक है, तो उसका यही पर्पस था कि इसराइल और यूएस को जो है वो थोड़ा सा डिटर किया जाए। ठीक है, इसराइल ऑब्वियसली जो है वो हिजबुल्ला के साथ जो लेबनान में है ना, गाज़ा में हमास के साथ और ईरानियन प्रॉक्सीज के साथ कई दशकों से लड़ रहा है। अगर हम बात करें 7 अक्टूबर 2023 की, जब से ये पैलेस्तीन और इसराइल का इशू शुरू हुआ है, तब से हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था जिसमें लगभग 1200 इसराइली मारे गए थे। और इसको जो है वो इसराइल की तरफ से ये देखा गया कि ईरान जो है वो इसको सपोर्ट भी कर रहा है और हमास को फंडिंग भी कर रहा है। ठीक है, इसराइल ने ये बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कसम खाई थी कि वो सिर्फ ना सिर्फ हमास को बल्कि पूरे के पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 2025 की शुरुआत में इसराइल ने हिजबुल्ला को लेबनान में और हमास को गाज़ा में कई हद तक जो है वो डिग्रेड कर दिया था, है ना। और इससे जो है वो इजरायली प्लानर्स एम्बोल्डन हुए, मतलब और ज़्यादा उनमें हिम्मत आई। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अब ये समय आ गया है कि डायरेक्टली जो है वो इन प्रॉक्सीज को छोड़ के डायरेक्ट ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया जाए। द हेड ऑफ द स्नेक, मतलब जो मेन आप कह सकते हैं जो सेंटर है उसके ऊपर हमला किया जाए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर जो है वो प्लान किया। इसके बाद जून 2025 में भी एक 12 डे की वॉर हुई थी। ठीक है, जून 2025 में जब ईरान जो है वो अमेरिका के साथ एक्टिवली नेगोशिएशंस कर रहा था, इसराइल ने जो है वो इनके ऊपर एक यूनिलेटरल मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया, है ना। और इसी को जो है वो 12 डे की वॉर कहा जाता है। ये आई थिंक 12 से लेकर 24 जून के बीच में हुई है लास्ट ईयर 2025 में। और इसके बदले में ईरान ने रिटेलिएट किया, लगभग 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े और लगभग इसके दुगने जो है वो सुसाइड ड्रोन्स यहाँ पर छोड़े। ठीक है, तो इसके बाद आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, द 12 डे वॉर, जो ये 12 डे वॉर हुई, इसमें बेसिकली जो इंटीग्रेटेड एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, है ना, उनका बेसिकली एक सिग्निफिकेंट टेस्ट यहाँ पर हुआ। हालांकि इसराइल और यूएस जो है वो अपने मतलब ज़्यादातर जो अटैक्स उसके खिलाफ हुए उनको वो मैनेज कर पाया, है ना। लेकिन जो मतलब ईरान ने जितना हमला उसके ऊपर किया उसकी वजह से जो इसराइल का स्टॉक पाइल था, मतलब जितना उसके पास हथियार वगैरह थे, वो काफ़ी डिप्लीट हो गए। हालांकि इसके बाद जो है दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम या सीज फायर हुआ, लेकिन दोनों देशों में से किसी के भी जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे नहीं हो गए, नहीं हो पाए। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रिमेंड इंटैक्ट। ठीक है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसी तरीके से चलता रहा और जो ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था ये भी बना रहा। ठीक है, इसराइल हैड डेमोन्स्ट्रेटेड इट कुड स्ट्राइक ईरान बट हैड नॉट डिस्ट्रॉयड इट। ठीक है, इसराइल ने हालांकि ये चीज़ उस समय डेमोन्स्ट्रेट करी कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय उन्होंने उस समय नहीं किया। और यही जो 12 डे की वॉर थी, इसने 2026 के फरवरी का जो अटैक हुआ है उसके लिए स्टेज तैयार किया। हालांकि इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्लान था यूएस और इसराइल का। ठीक है, अब यूएस की इंटेंशंस की अगर हम बात करें, व्हाट डज अमेरिका रियली वांट। ठीक है, अमेरिका की अगर हम इंटेंशंस की बात करें कि अमेरिका को यहाँ पर क्या चाहिए, तो ट्रंप के जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो वो यही चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना करे, है ना। दूसरा, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको कंटेन करना चाहते हैं। और तीसरा, वो ये चाहते हैं कि जो ईरान की वजह से अमेरिका और उसके जो संबंधी हैं इसराइल वगैरह या और कुछ ऐसे देश, उनको जो खतरा पैदा होता है उसको एलिमिनेट करना। ठीक है, हालांकि ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा है, ईरानियन के लोगों से ये भी कहा है कि वो अपनी सरकार को जो है वो ओवरथ्रो कर दें। और उनका ये भी कहना है कि द हेल्प इज़ ऑन द वे। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि आप अपनी सरकार को जो है वो मतलब उखाड़ फेंकिए, हम आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। और गोइंग फार बियॉन्ड द स्टेटेड नैरो न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि जो न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव रहा है वो तो मतलब एक बात है, उनका बेसिकली ये भी पर्पस था यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि ट्रंप और
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें ये कहा गया है कि द गोल वाज नॉट अ डिप्लोमेटिक सेटलमेंट ऑफ न्यूक्लियर डिस्प्यूट, कि वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि जो ये न्यूक्लियर डिस्प्यूट है इसका एक डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो सेटलमेंट किया जाए, बल्कि उनका यही मकसद है मेन कि इस्लामिक रिपब्लिक को ओवरथ्रो करना। ठीक है, यानी कि तेहरान में यानी कि ईरान में पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं पिछले साल, अगर हम बात करें 2025 के जनवरी से, तब से अमेरिका ने लगभग 7 देशों के ऊपर बमबारी की है। ठीक है, उनकी जो ये हॉकिश फॉरेन पॉलिसी है जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जब उन्होंने पहले ये कहा था कि अमेरिका जो है वो एंडलेस, जो अमेरिका के साथ एंडलेस वॉर्स चल रही हैं वो उनको खत्म करेंगे, बट उसको ये बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ठीक है, वो वॉर खत्म करने के बजाय वॉर्स और बढ़ा रहे हैं। वॉशिंगटन का जो ब्रॉडर मोटिवेशन है वो ये है कि टू एलिमिनेट द वन रिमेनिंग रीजनल पावर दैट ओपनली एंड मिलिटरीली रेजिस्ट अमेरिकन हेजेमनी इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, मतलब जो ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का जो रीजन है वहाँ पर एक ही ऐसा रीजनल पावर है जो अभी तक अमेरिका की, जो आप कह सकते हैं हेजमनी है। ठीक है, हेजमनी का मतलब है जो अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उसको वो रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, विद ईरान न्यूट्रलाइज्ड और ट्रांसफॉर्म द यूएस वुड हैव अनचैलेंज्ड स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस इन द रीजन। अगर आप ईरान को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दें या वहाँ का सत्ता परिवर्तन करके वहाँ पर कोई अपना आदमी बैठा दें, तो उससे क्या होगा कि इस पूरे के पूरे रीजन में जो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है वो पूरी तरीके से अमेरिका की हो जाएगी अनचैलेंज, उसको कोई भी चुनौती देने वाला नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। ट्रंप के अभी वहाँ पर मिडिल टर्म के इलेक्शंस होने हैं। ठीक है, and a dramatic foreign policy win of eliminating Iran's nuclear threat and its supreme leader could rally his base। मतलब इन चीज़ों से कि वो उन्होंने ईरान से होने वाले जो न्यूक्लियर खतरे हैं उसको एलिमिनेट कर दिया, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको खत्म कर दिया, तो उससे उसका फायदा हो सकता है ट्रम्प का। मतलब वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोजीशन के लिए भी ऐसा कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है ना। और हालांकि अभी सिर्फ 4 में से एक ही अमेरिकन जो है वो इस ऑपरेशन को अप्रूव कर रहे हैं। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अमेरिका का जो है वो इस तरीके की रिप्रेसिव मोनार्कीज के साथ, रिप्रेसिव मोनार्कीज मतलब होती हैं ऐसी मोनार्कीज जो अपने देश के लोगों को दबाती है। ठीक है, उनके अधिकारों को कमज़ोर करती है ना। तो ऐसी रिप्रेसिव मोनार्कीज के साथ अमेरिका के जो है वो संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, ऐसे रीजन्स में जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनके साथ भी अच्छे रहे हैं। तो अंडरमाइनिंग द आर्ग्यूमेंट दैट दिस वॉर इज अबाउट ब्रिंगिंग फ्रीडम और डेमोक्रेसी टू ईरान। तो इसलिए क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब ऐसे डिक्टेटरशिप्स और रिप्रेसिव मोनार्कीज के साथ अमेरिका के जो संबंध है वो काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, तो इसलिए उनका ये आर्ग्यूमेंट कि वो अमेरिका में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं या फ्रीडम लाना चाहते हैं, ये बातें सही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसराइल के इंटेंशंस की, अमेरिका के इंटेंशंस की हमने बात करी, अगर हम इसराइल के इंटेंशंस की बात करें तो उसके जो इंटेंशंस है वो एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी और रीजनल डोमिनेंस है। ठीक है, इसराइल के मोटिवेशंस एग्जिस्टेंशियल भी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं। खेमेनी ने रिपीटेडली ये कहा है कि इसराइल का डिस्ट्रक्शन किया जाए, और उन्होंने इस तरीके के जो ये एक्सिस रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, इनको जो है फंड भी किया है, और इनका मेन एम यही है कि वो इसराइल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसराइल लेबल्ड द स्ट्राइक्स प्रीएम्प्टिव। इसराइल ने ये कहा है कि हमने जो ये हमला करा है ईरान के ऊपर ये प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव मतलब का ये है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन पूरा कर ले उससे पहले ही हमने उसको ख़त्म कर दिया, ऐसा उनका कहना है। हालांकि क्रिटिक्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि इस बात के कोई एविडेंस या सबूत नहीं है कि ईरान जो है वो कोई इमिनेंट अटैक करने वाला था। ठीक है, ईरान जो है वो तो नेगोशिएशंस कर रहा था, बट अब इसराइल का ऐसा कहना है कि हमने ये प्रीएम्प्टिव अटैक किया, मतलब कि वो पहले, मतलब हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन बना देते, हमारे ऊपर हमला करते, तो उससे पहले ही हमने उनको खत्म कर दिया। ठीक है, हालांकि जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें वो वॉर क्राइम्स के लिए वांटेड है। ठीक है, और उसने ये कई लंबे समय से आर्ग्यू किया है कि ईरान रिप्रेजेंट्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इसराइल, कि ईरान जो है वो इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उसको एलिमिनेट करके, वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करके, उन्होंने ये जो ड्राइविंग आइडियोलॉजिकल और ऑपरेशनल फोर्स है बिहाइंड एवरी मेजर इसराइल थ्रेट फोर्स, इसराइली थ्रेट इसराइल फेसेस, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, इसराइल हैज़ ऑपरेटेड इंक्रीजिंगली बियॉन्ड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसकी जो सीमाएं हैं उसके बाउंड्रीज के बाहर जाके इसराइल जो है वो कई बार काम करता है। उसने सीरिया के ऊपर, लेबनान, इराक और अब ईरान के ऊपर भी जो हमले किए हैं, ठीक है, ये उसकी जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्ट्रेटेजी है उसका ड्रामेटिक एस्केलेशन है, मतलब वो तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, हिजबुल्लाह जो है वो वीक हो चुका है, गाज़ा में हमास भी डिग्रेड हो गया है, तो इसलिए अब नाव अब ईरान की जो लीडरशिप है उसको भी डेसिमेट कर दिया गया है। तो इसराइल जो है वो ऐसा लग रहा है कि अपनी जो कॉम्प्रिहेंसिव रिकन्फिग्रेशन है ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट
उसको परस्यू कर रहा है, और मिडिल ईस्ट में वो भी एक अनचैलेंज्ड डोमिनेंट मिलिट्री पावर बन के इसके बाद उभरेगा। नेतन्याहू ने यह कहा है कि नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान लीडर एंड मिलिट्री सजेस्टिंग द इमीडिएट ऑपरेशन इज नॉट मेंट टू बी अ वन टाइम इवेंट बट अ सस्टेन्ड कैंपेन। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं ईरान के लीडर्स और उसकी मिलिट्री के ऊपर, ये नॉन स्टॉप होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक सस्टेन्ड कैंपेन जो है वो चलता रहेगा। इसराइल ऑल्सो सीक्स टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम एवर बिल्डिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, इसराइल भी ये चाहता है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाए, ठीक है, और उसकी जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसको ऐसी गवर्नमेंट के साथ रिप्लेस किया जाए, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो, दैट डज नॉट सीक इजराइल्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब एक ऐसी सरकार हो जो कम से कम इसराइल को डिस्ट्रॉय ना करना चाहती हो, ऐसा उनकी इच्छा है। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक सरकार हो ना हो, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका की इस रीजन के साथ, इस रीजन में जो डिक्टेटर्स रहे हैं या जो वहाँ के रिप्रेसिव मोनार्कीज रही हैं, उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छा है। तो आप जो उनका एक मतलब ये भी इंटेंशन है, या मतलब ये कहने वाली बात एक तरीके से हो सकती है कि हम ईरान में जो इस तरीके की रिप्रेसिव मोनार्की है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और हम वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब ठीक नहीं है ना। इसके बाद अगर हम कमिटमेंट ट्रैप की बात करें, हाउ डिप्लोमेसी वॉज वेपनाइज्ड, कि कैसे डिप्लोमेसी को जो है वो हथियार बनाया गया, तो मोस्ट डैमनिंग एस्पेक्ट ऑफ द टाइमलाइन इज दैट स्ट्राइक्स केम बेयरली 48 आवर्स आफ्टर द यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स इन जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में ईरान और इसराइल के बीच, सॉरी ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर को लेकर बातचीत चल रही थी, जिसको ओमान जो है वो मीडिएट कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था, उसके 48 घंटे के बाद ही ये हमला किया गया। ठीक है, और वो भी जब ये डील जो है वो ब्रेक थ्रू के कगार पे थी, मतलब ये डील हो सकती थी, लेकिन उसके 48 घंटे के बाद इन्होंने हमला कर दिया। ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दैट इज़ बदर अल बुसैदी, उनका ये कहना था कि फरवरी 27 की जो डील है दैट वाज विद इन द रीच, है ना, क्योंकि ईरान ने कमिटमेंट किया था कि वो बम नहीं बनाएंगे या न्यूक्लियर मटेरियल को स्टॉक पाइल नहीं करेंगे। ठीक है, इन रेट्रोस्पेक्ट एनालिसिस सजेस्ट द टॉक्स मे हैव सर्व्ड एज अ कमिटमेंट ट्रैप कीपिंग ईरान एंगेज डिप्लोमेटिकली व्हाइल द यूएस एंड इसराइल फाइनली मिलिट्रीली प्रिपरेशंस एंड मूव्ड फोर्सेज इनटू पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये जो बातचीत करी गई, ये एक तरीके से एक जाल बिछाया गया ईरान के लिए, ठीक है, ताकि ईरान जो है वो डिप्लोमेटिकली इंगेज रहे और यूएस और इसराइल जो है वो अपने मिलिट्री प्रिपरेशंस कर सके और अपने फोर्सेस को जो है वो सही ठिकानों तक पहुंचा सके, मतलब पोजीशंस उनकी पहुंचा सके। ठीक है, अब जो सीआईए है, यानी कि जो वहाँ की सेंट्रल ये है इन्वेस्टिगेशन, ये है इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की, जो फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, उसने क्लोज इंटेलिजेंस शेयरिंग की बिटवीन द यूएस एंड द इसराइल इन द वीक्स बिफोर द अटैक, है ना, इनके साथ जो है वो इंटेलिजेंस या खुफिया जानकारी जो है वो साझा की ईरान की लीडरशिप की लोकेशन वगैरह को लेकर, और इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो है वो उस मीटिंग कंपाउंड में जहाँ पर इसराइल के सारे, सॉरी ईरान के जो ये लीडर वगैरह थे, सुप्रीम लीडर, वहाँ पर इन्होंने हमला किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम डिप्लोमेसी हैज बीन ओवरटेकन बाय फोर्स इन द यूएस ईरान कंटेक्स्ट। ठीक है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूएस और ईरान के संबंध में कंटेक्स्ट में पहली बार जो है वो डिप्लोमेसी को फोर्स यानी कि बल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। 2018 में भी अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने JCPOA, ठीक है, जिसको ईरान जो है वो मान रहा था, ऑनर कर रहा था, ट्रंप उससे यूनिलेटरली एग्जिट हुए, और जून 2025 में जब ईरान जो है वो नेगोशिएट कर रहा था तो इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया, जो मैंने आपको 12 डे वॉर के बारे में बताया। ठीक है, अब ये जो रिपीटेड एपिसोड्स हैं, इन्होंने वेस्टर्न डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट में जो ट्रस्ट है उसको ख़त्म किया है। मतलब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़, खासकर अमेरिका है या इसराइल है, ये जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट दिखाते हैं ना, वो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट में भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, अ पैटर्न दैट मेक्स एनी फ्यूचर नेगोशिएशंस विद ईरान और विद एनी कंट्री फियरिंग रिजीम चेंज फार मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या है कि ईरान के साथ फ्यूचर में या किसी और देश के साथ जिसमें मतलब रिजीम चेंज का कोई ऐसा खतरा है, तो वहाँ पर इस तरीके के मतलब पैटर्न्स काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं कि अगर अमेरिका को इस तरीके की बातचीत करे तो लोगों को लगेगा कि ये बहाना है। ठीक है, ये बदले में करना कुछ और चाहते हैं। अब अगली बात यहाँ पर यह आती है कि वाई नाउ, अभी ये हमला बेसिकली क्यों किया गया। ठीक है, ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है 2025 में। मैंने आपको बताया कि हिजबुल्ला जो है वो डिग्रेड हो चुका है लेबनान में। ठीक है, गाज़ा में हमास की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। तो इसके जो मैसिव प्रॉक्सी रिटेलिएशन है उनका खतरा काफ़ी कम हो गया। मतलब पहले बेसिकली मैंने बताया ना कि ये प्रॉक्सीज इसीलिए बनाई गई थी ताकि इसराइल और अमेरिका को डराया जा सके कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम आपके ऊपर ये रिटेलिएशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
लेकिन अभी आप इस बात को समझिए कि हिजबुल्लाह की स्थिति ख़राब हो चुकी है, हमास कमज़ोर हो चुका है, तो इसलिए उनको ये चीज़ समझ में आई है इसराइल और अमेरिका को ही कि इनके ऊपर हमला जो है वो डायरेक्टली किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद ईरान में एक और चीज़ हुई है अभी दिसंबर जनवरी में, सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विरोध देखने को मिला है। ठीक है, तो मतलब उस सरकार के साथ वहाँ के जो लोग हैं उनका भी गुस्सा है, और इसी वजह से अमेरिका और इसराइल को एक और ये होप मिलती है कि दैट अ डीकैपिटेशन स्ट्राइक कुड ट्रिगर इंटरनल कोलैप्स, कि अगर हम इस तरीके का कुछ हमला वगैरह करते हैं, ठीक है, रिजीम चेंज की अगर बात करते हैं, तो इससे इंटरनल कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, इससे नेशनल यूनिटी पैदा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो पहले से ही सरकार के खिलाफ वहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये मैंने आपको बताया कि जनवरी 2025 में ये ट्रंप जब व्हाइट हाउस में आए, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो ये इस तरीके की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके आए हैं, जो कि आइडियोलॉजिकली अलाइन करती है विद द इजराइल गोल्स ऑफ रिजीम चेंज इन तेहरान। ठीक है, कि इसराइल पहले से ही चाहता था कि वहाँ का जो सत्ता परिवर्तन है वो किया जाए, और जब से ये ट्रंप वहाँ पर आए हैं अमेरिका में, तो उनकी भी पॉलिसी उसके साथ मेल खाती है। ईरान का जो ऑनगोइंग न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट है टू नियर वेपन ग्रेड लेवल्स गेव अ लेजिटिमेट प्रिटेक्स्ट। ठीक है, मतलब ईरान जो है वो ये कर रहा था, अपना जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था, यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, तो इसको उसका वो इनको एक तरीके से क्या मिल जाता है, एक मतलब एक बहाना तरीके का मिल जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन को वो इन्होंने जस्टिफाई कर दिया, हालांकि नेगोशिएशन चल रहे थे, बट उनका ये मानना था कि यूरेनियम एनरिचमेंट वो कर रहा है, तो इसका मतलब वो हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, उसकी आड़ में इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू ऑन द लोकेशन ऑफ ईरान लीडरशिप मीटिंग ऑन सैटरडे मॉर्निंग। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग यानी कि 1 मार्च को जो यहाँ पर इनका वो चल रहा था, ईरान की लीडरशिप की जो मीटिंग चल रही थी, उसकी लोकेशन इंटेलिजेंस के साथ साझा की गई, प्रोवाइडेड द स्पेसिफिक ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी दैट वाज सीज्ड। ठीक है, और इस ऑपरेशन की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। द कन्वर्जेंस ऑफ वीकेंड ईरानियन प्रॉक्सीज, तो मैंने बताया ईरानियन प्रॉक्सीज कमज़ोर हुई, डोमेस्टिक ईरानियन अनरेस्ट चल रहा था, है ना, सिंपैथेटिक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एन एक्शनेबल इंटेलिजेंस विंडो क्रिएटेड अ मोमेंट दैट टेल अवीव एंड वाशिंगटन डिसाइडेड दे कुड नॉट लेट पास। तो ये सारी चीज़ें इनको, मतलब इनके फेवर में इनको लगी कि ये ऐसा मौका है कि जिसको गंवाना नहीं चाहिए, और इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो ये जो अब पूरा का पूरा चीज़ हुई है, ये आयतुल्ला अली खमैनी की जो डेथ हुई है ना, तो इससे बेसिकली ये जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो किया गया है ना, अमेरिका और इसराइल के द्वारा, इसका बेसिकली कोड नेम ये आपके एग्जाम में ही पूछा सकता है। अमेरिका ने इसका नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इसराइल की तरफ से इसका नाम दिया गया है रोरिंग लायन। ठीक है, कई सारे ईरानियन शहरों के ऊपर, जैसे कि तेहरान, इस्फहान, कोम, कराज, ठीक है, इनके ऊपर जो है वो हमले किए गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खमैनी को मार दिया गया है, और उनके कई सारे सीनियर मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स को भी मार दिया गया है। अगर हम बात करें इस फैक्ट्स के, कुछ स्ट्राइक के फैक्ट्स के बारे में, तो खमैनी जिनकी 86 साल उम्र थी, इस्लामिक रिपब्लिक को लीड कर रहे थे 1986 से। उससे पहले मैंने बताया कि जब वहाँ पर आयतुल्ला रुहुल्लाह खमैनी थे, उसको उन्होंने सक्सीड किया था। इसके साथ साथ कई सारे इनके और लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, ये भी मारे गए हैं। ठीक है। स्ट्राइक जो है वो यूएस ईरान की जो नेगोशिएशंस चल रहे थे जिनेवा में, जिसको ओमान मीडिएट कर रहा था, उसके मतलब ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक थ्रू थी, वहाँ पर इसको मार दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ऑब्वियसली यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है। और वहाँ पर जो ये हमला, मतलब ये जो बातचीत चल रही थी जिसमें ईरान ने ये कमिट किया था कि वो बॉम्ब नहीं बनाएगा, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को स्टॉक पाइल नहीं करेगा, है ना, जैसा कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि ये डील जो है वो हो सकती थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद इन्होंने यहाँ पर इनको मार दिया। ठीक है, और सीआईए ने जो है वो उनकी जो लोकेशंस वगैरह हैं, ठीक है, ईरान के लीडर्स की लोकेशंस वगैरह शेयर करी, और उसके 2 घंटे 5 मिनट के बाद ही जब इंटेलिजेंस कन्फर्म हुई, तो यहाँ पर उन्होंने उनको मार दिया। खैमेनी की अगर हम बात करें, तो खैमेनी जो है वो एक एक्सीडेंटल लीडर थे, जो ईरान के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिगर्स बन जाते हैं। इनिशियली इनको स्केप्टिज्म के साथ देखा जाता था ड्यू टू लैक ऑफ रिलीजियस क्रेडेंशियल्स एज द सुप्रीम लीडर। ठीक है, ये एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में इमर्ज हुए विद अ डिप्लीटेड मिलिट्री एंड वॉर टॉन इकोनॉमी आफ्टर द ईरान इराक वॉर, क्योंकि उसके बाद इनकी जो ईरान इराक वॉर हुई थी 1980s के टाइम पे, तो उस समय वहाँ की जो मिलिट्री थी वो भी काफ़ी कमज़ोर थी, वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो भी अच्छी नहीं थी, तो उस समय ये एक लीडर के रूप में वहाँ पर उभरे। ठीक है, इन्होंने जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसको एक रीजनल पावर बनाया, और एक थियोरोक्रेटिक स्टेट को इनटू अ पावरफुल प्लेयर, ठीक है, नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, ये मैंने आपको बताया, है ना, और अपोजिशन को क्रश किया, सिविल सोसाइटी डिसेंट को क्रश किया, और 35 साल तक सत्ता में रहने के जब तक ये रहे, इन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक को
खुद की एक इमेज बनाई। हालांकि इनका लड़का, इनकी बहू, इनके जो ग्रैंडसन है वो भी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान के रिटेलिएशन की अगर मैं बात करूँ तो ईरान ने कई जगहों पर जो है वो रिटेलिएट किया है। ठीक है, ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने एक लार्ज स्केल अटैक इसको डिस्क्राइब किया है और एक्सप्लोजन्स अक्रॉस द रीजन। ठीक है, इसमें कई सारे जगहों पर जो मतलब इस रीजन्स के और देश हैं और शहर हैं जैसे रियाद, दुबई, अबू धाबी, दोहा, मनामा, जेरूसलम, तेल अवीव, वहाँ पर एक्सप्लोजन्स या धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। ठीक है, इसराइल में कई सारे जो लोग हैं जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 9 लोग मारे गए हैं, 28 लोग वुंडेड हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके का अटैक हुआ है। इसमें कोई ऐसी बहुत खास चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने 3 यूएस और यूके के जो ऑयल टैंकर्स हैं जो वॉयलेट कर रहे थे इन द गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उनको भी हिट किया है। ठीक है, और ईरान ने यहाँ पर यह भी अनाउंस किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्लोज किया जाएगा, जिससे लगभग 20% का ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक किया है। बेसिकली ये अमेरिकन नेवी का एक वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, हालांकि अमेरिका ने इसको डिनाई किया है कि लिंकन जो है वो हिट नहीं हुआ है और मिसाइल्स लॉन्च डिडंट इवन कम क्लोज, कि जो भी मिसाइल अगर लॉन्च की गई हैं तो वो उसके नज़दीक भी नहीं आया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ईरान की जो लीडरशिप रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो आप मतलब ये चीज़ें मैं वैसे कवर नहीं कर रहा हूँ, आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बहुत खास चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद यूएस और मिलिट्री की अगर हम इसराइल के मिलिट्री कैंपेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ट्रंप का कहना है कि वो इसीलिए मतलब हमला किया गया ताकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, उसके मिसाइल प्रोग्राम को कंटेन किया जा सके और अमेरिका और उसके अलाइज को जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, उसको एलिमिनेट किया जा सके। ट्रंप हैज़ एनकरेज द ईरानियन पीपल टू टॉपल देयर गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रंप ने एनकरेज किया है ईरानियन पीपल को कि वो अपनी सरकार में सत्ता परिवर्तन कर दें वहाँ के देश का। ठीक है, और ट्रंप ने यह भी क्लेम किया है कि 9 ईरानियन नेवल वेसल्स उनको डुबा दिया गया है और ईरान की जो नेवी हेडक्वार्टर्स हैं उसको पार्शियली डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। एंड द यूएस वाज गोइंग आफ्टर द रेस्ट, और बाकियों के पीछे यूएस पड़ा हुआ है और वो उनको भी छोड़ेगा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने की तरफ से बोली गई हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मतलब मैंने आपको एक दे रहा हूँ, मैं आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, कितने लोग मारे गए हैं क्या है सब वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर मिसाइल डिफेंस, ये जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर इसराइल का जो सिस्टम है दैट इज़ आयरन डोम। ठीक है, शॉर्ट रेंज का सिस्टम है। डेविड स्लिंग मीडियम रेंज और एरो 2/3 ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक सिस्टम है। ठीक है, यूएस का थार्ड बैटरीज एंड PAC-3 MSE इंटरसेप्टर्स डिप्लॉयड इन यूके एंड कुवैत, वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया गया है। इसके बाद यूएई जो है वो अपना साउथ कोरियन चियोंगोंग सिस्टम 2 लेके आया है। इसको भी इसलिए एक्टिवेट किया गया है ताकि जो लो फ्लाइंग ईरानियन क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। ठीक है, यूएस का नेवी SM-6 मिसाइल जो है उनको डिप्लॉय किया जा चुका है इन देयर डुअल configuration to intercept ballistic missiles in the boot phase as well as Iranian fast attack craft। ठीक है, यूएस का पैट्रियट सिस्टम है, हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट द स्लो मूविंग रॉकेट्स बट लेस सो अगेंस्ट फास्टर मूविंग टारगेट्स। ठीक है, तो रिपोर्ट द रेट हैज़ रिपोर्टेडली ड्रॉप टू अराउंड 10% इन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। यूएस का एक आयरन बीम है, हाई एनर्जी लेजर बीम, हैज़ बिकम द प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट ड्रोन स्वाम्स। इसके बाद यूएस ने अपना जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स है फॉर द थर्ड एंड PAC-3 MSE इंटरसेप्टर्स, इसके ऑर्डर को भी क्वाड्रुपल 4 गुना कर दिया है। इंटरसेप्टर शॉर्टेज इज एक्सपेक्टेड टू टेक एटलीस्ट 1.5 ईयर्स ऑफ करेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, मतलब कम से कम अभी 1.5 साल तक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मतलब पूरा करने के लिए 1.5 साल के आसपास लगेगा। ठीक है, जो कमी है उसको दूर करने के लिए। ईरान के अगर हम मिसाइल आर्सेनल की बात करें तो इनके पास लॉन्ग रेंज की 2000 किलोमीटर तक की मिसाइल है दैट इज शैजिल, गदर, है ना, खुराम शहर, खैबिर, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट और पार्ट्स ऑफ यूरोप को कवर कर सकती है। मीडियम रेंज की जो मिसाइल है दैट इज शहाब-3, 1300 किलोमीटर तक की रेंज है। एमाद 1700 किलोमीटर तक की रेंज। हैवो-J 1350 किलोमीटर। हज कसेम, है ना, फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं शहाब-1, शहाब-2, कियाम-1, फतेह 110, जोल्फागार, है ना। और ईरान हैज़ रिपोर्टेडली एक्वायर्ड सोवियत एरा KH-55 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम यूक्रेन एंड सोमार ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है, इसकी जो पहली इंडिजीनियस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको इन्होंने अनवील किया था जून 2023 में। ईरान जो है वो बावर 373, अरमान BMD, सेवोम अल खुर्दाद, टॉर-M सिस्टम्स अपने डिफेंस के लिए यूज़ करता है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंटरसेप्टर, एडवांस इंटरसेप्टर भी है दैट इज़ एन अपग्रेडेड सैयाद 4B मिसाइल रिपोर्टेडली डिजाइन टू इंटरसेप्ट टारगेट एट रेंज एक्सीडिंग 300 किलोमीटर। ईरान के पास कोई ICBM कैपेबल
नहीं है जो कि यूएस की मेनलैंड को टारगेट कर सके, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। हालांकि उसने गाहिम 103 स्टेज सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया हुआ है। ईरान के पास वैरायटी ऑफ मिलिट्री यूएवीज हैं सर्विलांस, रिकॉनेजेंस और प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए। अब इसराइल में जो पॉलिटिकल सॉरी ईरान में जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इसमें कौन जो है वो मतलब सत्ता वो आप संभाल सकता है। इसमें तीन ऑप्शंस हैं। 3 मेंबर की ट्रांजिशनल काउंसिल जो है वो बनाई गई है। आयतुल्ला अली रज़ा आराफी, हु इज़ अ गार्डियन काउंसिल मेंबर, प्रेसिडेंट मोसाद पेजेक्शियन, जो वहाँ के पेजेक्शियन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन एजाई। ठीक है, तो 88 मेंबर की जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है इज मैंडेटेड टू इलेक्ट अ परमानेंट सुप्रीम लीडर एज सुन एज पॉसिबल। तो वो अब एक परमानेंट सुप्रीम लीडर जो है वो चुनेंगे। उसके लिए कौन कौन कंटेंडर्स हैं वो यहाँ पर दिया गया है। और ईरान ने हालांकि ऐसी कंडीशंस में कभी भी अपने सुप्रीम लीडर को चूज़ नहीं किया है कि जब देश में वॉर चल रही हो और उसका लीडर मारा गया हो। ठीक है, और कभी बाहर से मतलब विदेशी ताकतों की वजह से रिजीम चेंज का खतरा भी बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये IRGC की बात करें तो इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स 1979 में स्टैब्लिश हुआ। इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर माना जाता है जो इस्लामिक रेजोल्यूशन से बना है। ठीक है, इसका जो रोल है ईरान के फ्यूचर में वो बड़ा कंट्रोल मतलब क्रिटिकल है। ये बेसिकली वहाँ के इकोनॉमिक सेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसने खुद को जो देश के इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट है उसमें भी शामिल किया हुआ है। देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज आर सो एक्सटेंसिव दैट चैलेंजिंग दैम कुड बी डिजास्टर्स फॉर द क्लरिक्स। ठीक है, मतलब इनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फॉर्मर IRGC कमांडर्स हैव इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड टॉप पॉलिटिकल पोजीशंस। ठीक है, मतलब टॉप पॉलिटिकल पोजीशंस में इसके कमांडर्स रहे हैं। इन्होंने जो अक्रॉस वेस्ट एशिया टेररिज्म है उसको सपोर्ट किया है, अंडरमाइनिंग द रीजनल स्टेबिलिटी एंड एम्बेजल्ड बिलियंस इन ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, ट्रम्प जो है what appears to be what appears to be regime change, but analysts note that this will not work like Venezuela. Iran's leadership structure is both theocratic and military. मतलब जैसा वेनेजुएला में करा वैसा यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अमेरिका, ऐसा उनका कहना है। Even if a new Ayatollah can replace Khamenei, the US and Israel will still have to deal with the IRGC. मतलब नए वहाँ पर कोई लीडर आते भी हैं लेकिन उसके बाद भी इसराइल और US को ये जो IRGC है उससे निपटना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 3 पॉसिबल आउटकम सिनारियोज बताए हैं। कंटिन्यूटी इन द रिजीम यानी कि मिलिट्री टेक ओवर जो है वो मोस्ट डेंजरस सिनारियो है। IRGC स्टेपिंग इनटू द लीडरशिप वैक्यूम। रिजीम कोलैप्स भी हो सकती है। 88 मेंबर की जो सुप्रीम लीडर असेंबली है वो नया आयतुल्ला पिक करेगी इन कोलैबोरेशन विद द IRGC एंड द बेसिज पैरामिलिट्री। एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी हो सकता है कि ईरान एग्रीज टू अनप्रेसिडेंटेड टर्म्स पॉसिबली इंक्लूडिंग एक्सेप्टिव लिमिट्स ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम इन एक्सचेंज फॉर डी एस्केलेशन। ईरान हैज़ रिपोर्टेडली इंडिकेटेड ओपननेस टू डी एस्केलेशन थ्रू ओमान। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बात मानी है कि अगर वो मतलब डी एस्केलेशन अगर करें तो उसके बदले में वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अपने जो लिमिट्स उनके ऊपर है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर अब ग्लोबल रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करें तो कई देशों के लीडर्स की तरफ से जो है वो बयान आए हैं। जैसे रशिया का कहना है, रशिया की तरफ से पुतिन का कहना है कि उन्होंने साइनिकल मर्डर इसको कहा है। ठीक है, चाइना की तरफ से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ये एक ब्लेटेंट किलिंग है। पाकिस्तान प्रोटेस्ट अक्रॉस पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, शिया कम्युनिटीज़ जो हैं वो लखनऊ में, श्रीनगर में और इंडिया के बाकी सिटीज़ में भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको आप इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया में कह सकते हैं किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बाद जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका भी ये कहना है कि ये कई दशकों का जो फेल्ड डी एस्केलेशन रहा है, ठीक है, उसको दर्शाता है। और इसमें देयर वॉज अ लिटिल पॉइंट इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेशन का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, EU कमिश्नर दैट इज़ उर्सुला वेंडर लाइन का भी कहना है कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है, बट देयर इज़ नाउ एन ओपन पाथ टू अ डिफरेंट ईरान। यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ कहा है। ईरान इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग यहाँ पर ली है। इंडिया ने जो UAE के ऊपर अटैक हुआ है, बेसिकली UAE के ऊपर अटैक ईरान ने रिटेलिएशन में किया है, तो इंडिया ने उसको कंडेम किया है और डी एस्केलेशन, रीजनल पीस और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया है। लेकिन इंडिया ने आयतुल्ला अल खमैनी यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के डेथ को कंडोल नहीं किया है। ठीक है, उसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान इंडिया ने नहीं दिया है। इसके बाद इंडिया की पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया में CCS की मीटिंग हुई है लेकिन उसमें ये बातें नहीं की गई हैं। ठीक है, अब अगर हम इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्टैक्स की बात करते हैं इंडिया के, तो लगभग 10 मिलियन इंडियंस जो हैं वो एक्सटेंडेड वेस्ट एशियन के नेबरहुड में रहते हैं। ठीक है, 9 मिलियन के आसपास इंडिया जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में रहते हैं, मेनली UAE में।
ठीक है, 43 लाख के आसपास, और 35% ऑफ यूएई पॉपुलेशन और सऊदी अरेबिया में। लगभग 1 लाख के आसपास इंडियंस इसराइल में है, 10,000 से ज़्यादा जो है वो ईरान में है। ठीक है, जीसीसी कंट्रीज जो है वो इंडिया के टॉप रेमिटिंग सोर्सेज में आती हैं। ठीक है, इनवर्ड रेमिटेंसेज जो हैं वो लगभग 2023-24 की बात करें तो 118.7 बिलियन डॉलर का है, और यूएस रैंक सेकंड आफ्टर द यूएई रैंक सेकंड आफ्टर द यूएस। ठीक है, अब इन्होंने अभी बेसिकली एयर इंडिया और एयर इंडिगो ने ये गल्फ एयर कॉरिडोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इन्होंने अपने जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के जो फ्लाइट जाती है उनको कैंसिल कर दिया है। इंडिया की डिपेंडेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है, रिलेटिवली हायर देन ऑयल, द चैलेंज कुड बी ग्रेटर इफ इट इज़ डिसरप्टेड। लगभग इंडिया का जो नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट है 80 to 85% जो है वो इस स्ट्रेट से पास होता है। 70% ऑफ द एलएनजी इंपोर्ट्स यहाँ से आता है, तो वो चीज़ इंडिया के ऊपर असर डाल सकती है। इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कैन कवर ओनली अबाउट 1 वीक वर्थ ऑफ फ्यूल स्टॉक। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो सिर्फ 1 हफ्ते तक का ही फ्यूल स्टॉक उसके पास है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के पास ऑप्शन है रशिया, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से। और ईरान, इंडिया इज़ ऑल्सो बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। ठीक है, इंडिया जो है वो रशिया के थ्रू ईरान से भी ऑयल जो है वो बाय कर रहा है डिपेंडेंस को कम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि इंडियन डायस्पोरा का क्या यहाँ पर नाइटमेयर है। 10 मिलियन के आसपास इंडियन जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी पर्सनल है, नॉट जस्ट जियोपॉलिटिकल। उनके डेली रूटीन्स जो हैं वो काफ़ी मतलब दिक्कत में है। ठीक है, उनकी जो वो आईज़ हैं वो फ़ोन स्क्रीन के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, कई सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ के एयरपोर्ट्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, हालांकि यूएई की गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप घरों से बाहर ना निकलें। अटैक काफ़ी इंटेंस है। कैन वन कैन ओपनली सी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स पासिंग अक्रॉस द स्काई फ्रॉम दुबई। ठीक है, आप दुबई के आसमान में ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो देख सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया कॉजिंग वाइड स्प्रेड पैनिक अमंग फैमिलीज इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर जो काफ़ी ज़्यादा गलत जानकारियाँ चल रही हैं, घूम रही हैं, उसकी वजह से जो इंडिया में लोग हैं उनकी जो फैमिलीज़ बाहर हैं, ठीक है, मतलब जो लोग बाहर हैं इंडिया में जिनकी फैमिलीज़ हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक का क्या बेलारी से 35 लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, और टोटल जो है वो स्टेट्स के 52 लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कर्नाटक के एमएलए सुभाश्री गांगुली और उनके जो सन है दैट इज़ युवान, वो दुबई में फंसे हुए हैं, वो एक स्टडी टूर पर वहाँ पर गए थे, वहाँ पर वो फंस गए हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, मैंने बताया कि इंडिया और कई और देशों के जो पैसेंजर्स हैं वो आबू धाबी, दुबई, शारजा एयरपोर्ट्स में फंसे हुए हैं क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हैं। एविएशन डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इंडिया ने कई सारी अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो यहाँ पर कैंसिल कर दी हैं, और नीचे आप देख सकते हैं मैंने आपको ये पूरी लिस्ट दी हुई है, जो भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ था वो सब चीज़ें आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक फॉल आउट की अगर हम बात करें तो ईरान ने, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्लोजर को अनाउंस किया है, जो 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई यहीं से पास होता है, लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल्स पर डे, है ना। और अगर ये स्ट्रेट जो है वो कुछ और दिनों तक बंद रहता है तो यूएस कंज्यूमर्स विल स्टार्ट टू फील प्रेशर ऑन प्राइजेस मंथ्स बिफोर वाइटल मिड टर्म इलेक्शंस। ठीक है, वहाँ पर प्राइजेस वगैरह बढ़ सकते हैं, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और ओपेक प्लस ने एग्री किया है मॉडेस्ट ऑयल आउटपुट बेस्ड ऑन बूस्ट ऑफ 2,06,000 बैरल्स पर डे ऑफ फॉर अप्रैल एज द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान डिसरप्टेड ऑयल फ्लोज। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर अनाउंस किया है कि हम थोड़ा सा तेल जो है वो बढ़ाएंगे, है ना। और ये मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो गल्फ ऑयल इंपोर्ट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर अपने ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, उसको भी सिग्निफिकेंट सप्लाई चैलेंज यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे अगर हम बात करें पॉलिटिकल टेक्टोनिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की, तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि ट्रंप ने अभी तक अपने कार्यकाल में 13 महीने के कार्यकाल में 7 देशों के ऊपर हमले किए हैं। ठीक है, इसराइल जो है वो इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बियॉन्ड काम कर रहा है ना। और ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि 2015 का न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है उसको भी इन्होंने सबोटाज किया था ट्रंप ने, है ना। 2018 में, 2025 में ये 12 डे की वॉर की गई थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, है ना। ये पढ़ लेना आप एक बार। एक बेसिकली एक एडिटोरियल दिया हुआ है इम्पीरियल वॉर करके द हिंदू में, वहाँ से मैंने ये बात लिखी गई है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस में ये वादा करके आए थे कि वो अमेरिका के एंडलेस वॉर्स को ख़त्म करेंगे, लेकिन वो जो वादा है वो अब राख में मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एडिटोरियल में ये आर्ग्यू किया गया है कि जैसा कि इसराइल ने कहा है कि ये एक प्रीएम्प्टिव वॉर है। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई एविडेंस कहीं देखने को नहीं मिलता कि ईरान जो है वो इस तरीके का कोई अटैक करने वाला था।
ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि अमेरिका को जो है वो पीछे हटना होगा और इसराइल को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहना होगा, ताकि जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के कुछ, मतलब थोड़ा बहुत जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बचा हुआ है वो पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, उसके लिए इन दोनों देशों को थोड़ा सा कंट्रोल में रहना होगा। ठीक है। और उनका वही वो भी यहाँ पर कहा गया है कि रिप्रेसिव मोनार्कीज के साथ जो है वो काफ़ी क्लोज टाइज इन देशों के रहे हैं, खासकर अमेरिका के। तो जो अमेरिका ने ये कहा है कि हम ईरान को फ्रीडम दिलाएंगे, वो गोल सही नहीं लगता है। ठीक है। ईरान की जो किलिंग है ऑफ खेमेनेई ओपन्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कम्स नेक्स्ट। इजराइल एंड यूएस विल नीड टू डील विद आईआरजीसी रिगार्डलेस ऑफ हू डील्स द कंट्री। मैंने आपको बताई दिया है ना। इसके बाद इंडिया में जो रिएक्शंस है उसकी अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए हैं। ठीक है। यूएस और इसराइल के खिलाफ लोगों का नारेबाजी हो रही है श्रीनगर में। एंटी यूएस और एंटी इसराइल स्लोगन्स वहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा है और ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे टेंशन या अनरेस्ट हो। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर एक्स में ये कहा है कि आज का जो दिन है वो एक डीपली ट्रेजिक और शेमफुल पॉइंट है इन द हिस्ट्री विद इसराइल एंड यूएसए। ठीक है। ये दोनों देश जो हैं वो ईरान के स्पिरिचुअल लीडर को मार के अपने को मतलब बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। पैरामिलिट्री सीआईएसएफ ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं कई शहरों में। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की यहाँ पर घोषणा की है अयतुल्लाह अल खमैनी के जो डेथ हुई है उसके उस ओकेजन पर। कांग्रेस ने यहाँ पर यह कहा है कि जो मोदी सरकार खमैनी की किलिंग के ऊपर शांत है उसको वो एक्सप्रेसली कंडेम नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि इंडिया की इनेबिलिटी टू से एनीथिंग रिमोटली क्रिटिकल ऑफ यूएस और इसराइल, कि इंडिया जो है वो यूएस और इसराइल के क्रिटिसिज्म में कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा यहाँ पर कांग्रेस का कहना है। सीपीआईएम एमपी सागरिका घोष ने यह कहा है कि अगर इस तरीके के फोर्सेबल रिजीम चेंज जो है वो नॉर्मलाइज बन जाते हैं तो इससे टोटल डिसऑर्डर जो है वो हो जाएगा। और सीबीएसई के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, तो वो लगभग मार्च 2 का जो एग्ज़ाम था, यानी कि आज का जो एग्ज़ाम था 7 देशों में, दैट इज़ इसराइल, बहरीन, कुवैत, कतार और सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान में, उनको फिलहाल यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। आज के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि 3 मार्च को यानी कि कल उनकी वहाँ पर एक मीटिंग होगी, स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद 5 मार्च के और आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा, है ना। ये बेसिकली सिर्फ एक आर्टिकल नहीं था। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू उठा के देखेंगे आज का, तो देयर वॉज मल्टीपल आर्टिकल्स। ठीक है। मल्टीपल आर्टिकल्स थे, इस मल्टीपल पेजेस में ये न्यूज़ कवर की गई थी। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट सारे पेजेस को कंपाइल करके एक पूरा एक होलसम व्यू देने की आप लोगों को कोशिश की है कि क्या पूरा का पूरा इशू है, क्यों हुआ, है ना, और क्या इसमें अमेरिका के इंटेंशंस थे, क्या इसमें इसराइल के इंटेंशंस थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। क्लियर है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है वो हमारे साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।